नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल घोना बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आओ आलो आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार जी ने अपने जीवन में आए हुए उन सभी समस्याओं का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। साथ ही साथ और महिला समाज या मानव समुदाय को एक प्रेरणा देने का भी प्रयास करती है, जिसके माध्यम से जीवन में आए हुए सभी कठिनाइयों का, समस्याओं का हमें जमकर मुकाबला करना चाहिए और साहस, धैर्य और धीरज के माध्यम से ही हर व्यक्ति जीवन में आए हुए सभी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। इस तरह से बेबी हालदार ने अपने जीवन में आए हुए सभी तकलीफ़ों, समस्याओं इत्यादि का सामना करते हुए वह इस बात का भी जिक्र करती हैं कि किस तरह से मनुष्य यदि यह ठान ले कि वह अपने जीवन से कभी हार नहीं मानेगा, अपने जीवन की हर एक चुनौती का वह मुकाबला करेगा, तो ऐसे स्थिति में उसे किसी भी परिस्थितियों में वह विवश नहीं होता है और कोई न कोई मार्ग उसे जरूर दिखाई देता है, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में आए हुए समस्याओं का निराकरण करता है या उससे निकलने का अभ्यास या प्रयत्न करता है। तातुस के घर जब लेखिका पहुंच जाती हैं, काम करना शुरू करती हैं, तो तातुस एक दिन उनको बुला के पूछते हैं कि बताओ बेबी, तुम यहाँ के से जाने के बाद क्या करती हो? तो वह कहती हैं कि यहाँ से जाने के बाद मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, फिर उनको नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर दोपहर को सुलाती हूँ, फिर शाम को मैं उन्हें घुमाने के लिए किसी पार्क या उद्यान में ले जाती हूँ। शाम को पूजा पाठ संध्या होता है, संध्या का पूजा पाठ होने के बाद मैं उन्हें पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ, फिर खिलाती हूँ, फिर सो जाते हैं हम लोग, फिर सुबह होती है तो यहाँ आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में तातु से पूछते हैं कि फिर तुम्हारे पास समय ही कहाँ बचा जो तो दूसरे घर के काम करने के लिए हमेशा ये पूछ रही हो कि दूसरे घर कोई काम मिला कि नहीं मिला, यदि मिल जाएगा तो कैसे करोगी? तो बेबी हालदार कहती हैं इन्हीं समयों में से कोई कुछ समय मैं निकालने का प्रयास करूंगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बेबी हालदार को हमेशा इस बात की चिंता सताए जा रही है कि 800 रुपये मासिक वेतन में मैं किस प्रकार से 500 रुपये मैं मकान मालिक को दूंगी जो जिनके घर पे मैं किराए पर रहती हूँ, किस तरह से मैं 300 रुपये बचे हुए रुपये से मैं किस तरह से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगी, अपनी ज़रूरत के सामानों को, आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा करूंगी। इसीलिए उनके पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, वह दूसरे घरों में काम करने के लिए क्या होती हैं, विवश होती हैं। इस तरह से अपनी व्यवस्था के कारण वह दूसरे के घरों में काम करने के लिए काफ़ी विवश होने के कारण वह ऐसी स्थिति में इस बात का भी संज्ञान लेने का प्रयत्न करते हैं कि क्यों न हम दूसरे के घरों में काम करें और जो मिले पैसे, जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो उससे हम अपना जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम खर्च कर सकें। तातु से कहते हैं बताओ तुम्हारे महीने का कितना खर्च आता है। यह जब सुनते हैं थोड़ी लज्जा महसूस होती है कि तातु वैसे इतनी मदद कर रहे हैं, फिर और ज़्यादा उनके ऊपर हम कैसे बोझ डाल सकते हैं। फिर वह कुछ बोलती नहीं और तातुस भी इसका जिक्र नहीं करते हैं और चली जाती है। तातुस के घरों की सफाई करते हुए बेबी हालदार एक दिन ऊपर जाती हैं। ऊपर 3-3 अलमारियां जो किताबों से भरी पड़ी हुई हैं और भरी अलमारी की किताबों से देखती हैं कि तो उनके मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि इतनी जो किताबें अलमारियों से भरी पड़ी हुई हैं वह इन्हें कौन पढ़ता है, इन्हें कौन पढ़ता होगा। फिर वो किताबों को डस्टिंग करती हैं, साफ करते हुए किताबों को रखती हैं और उसी में से कुछ किताबें बांग्ला भाषा की भी मिल जाती हैं जिनको बेबी हालदार पढ़ना शुरू करती है। यह काम करते हुए कि तातुस उन्हें देख लेते हैं। जब तातुस देख लेते हैं तो बेबी हालदार काफ़ी भयभीत होती हैं, अब तो हमें तातुस देख लिए हैं, अब क्या होगा, अब तो हमको काम पर से निकाल देंगे। क्यों?
कोई हमें काम करने के लिए रखे हुए हैं अपने घर पे, किताब पढ़ने के लिए नहीं रखे हैं। इस तरह से बेबी हल्ला के मन में तमाम प्रश्न जन्म लेते हैं। फिर एक दिन तातुस ने बुलाते हैं, कहते हैं बताओ तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो। और इस तरह से जब कहाँ तक पढ़ने लिखने की बात आती है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं कह देती हूँ मैं बस 7वीं तक पढ़ी लिखी, 6वीं 7वीं तक। आज के समय में वह पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं। और इस तरह से एकदम नहीं जानती यह कहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं 6वीं और 7वीं का नाम लेकर कह दी। अब मुझे लगा कि मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे, अब मेरी बात सुनने बाद तातुस कुछ सोचने लगे। वो दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा, वो दोनों दिन उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा। आगे देखे, अगले दिन मैं जब आई, अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मुझे देख हंसने लगे। मुझे देखने के बाद वो हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर हर समय हंसी रहती थी, वैसे उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही रहती थी। फिर रहती थी, देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। देखकर ऐसा लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे, बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। और इस तरह से उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। उन्हें देखने बाद मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगी, मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। वह अपने बातों में इस तरह से मुझे उलझाते, इतनी जानकारी देना शुरू कर देते कि मेरा उठने का मन भी नहीं लगता। इस तरह से इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। एक बार बातें शुरू न हुई कि मुझे इधर उधर कितनी बातें बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी थी, यही सब सोच रही थी, यही सब मैं सोच रही थी कि हठात एकाएक वह बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है, बताओ किसी लेखक के बारे में जानती हो, किसी लेखक का नाम तुम्हें याद है। जब ऐसे कहते तो मैंने उनकी ओर देख हंसते हुए झट से कहा, मैं उनकी ओर देखी और हंसते हुए झट से कहा, क्या कहा, कई तो हैं, कई तो मुझे याद है, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सत्येंद्रनाथ दत्त, सुकुमार राय इत्यादि नामें मैंने गिना दिए या उनको बता दिए। इस तरह से जब मैंने उन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से देखने लगे। और उनका नाम लिए तो तातुस आश्चर्यचकित हो गए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे देखने लगे। जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे उन्हें विश्वास इस बात का नहीं हो रहा था कि एक काम करने वाली महिला को उस समय के प्रसिद्ध लेखकों का नाम याद हो। कुछ क्षण बाद वो बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है, लगता है तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है। मैंने कहा शौक होने से भी क्या, मैंने कहा शौक को छोड़िए, अब इस समय शौक हो ही जाएगा तो क्या इसका अर्थ होगा, क्या मतलब। लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा, अब तो लिखना पढ़ना जो होना था वो हो चुका है। उन्होंने कहा होगा क्यों नहीं, लिखने पढ़ना हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। मुझी को देखो, मुझको देखो, अभी तक पढ़ता हूँ, अभी इतनी उम्र हो गई फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है, तुम्हें पता नहीं इतनी किताबें मैं क्यों रख छोड़ी है, मैं पढ़ सकता हूँ। और इस तरह से कहते हैं मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती, कहते हैं मैं इस उम्र में पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो, तुम भी पढ़ सकती हो। और इस तरह से उन्होंने फिर कहा तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो, जरा मेरे साथ ऊपर चलो। ऊपर मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से किताब निकाली, ऊपर ले जाते हैं एक अलमारी से किताब निकालते हैं और कहा बताओ तो ये क्या लिखा है। वह पूछे बताओ इस किताब पर क्या लिखा है।
मैंने देख कर सोचा यह तो ठीक ही, यह तो सोचा यह तो मैं पढ़ ही लूँगी। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या, तो मैंने फिर सोचा गलती हो गई तो क्या होगा, कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे जा रहे थे, तातुस मेरे मुंह की ओर देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया अमार में बेला तस्लीमा नासरीन। और इस तरह से मैंने बांग्ला में लिखी हुई उस पंक्ति को मैंने पढ़ दिया। तातुस बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वह बोले एक किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। और कहें एक किताब तुम ले जाओ, घर पे जब भी समय मिलेगा तुम जरूर इस किताब के एक एक पेजों को पढ़ते रहना, अर्थात पढ़ने का प्रयास करो। मैं किताब लेकर घर चली आई। मैं उस दिन किताब लेकर घर पे चली आई और रोज़ उससे एक दो पेज मैं पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देख कर आपस में न जाने क्या बातें करते। मुझे किताब पढ़ते हुए जब लोग, हमारे आसपास के लोग जब देखते थे तो न जाने बहुत सी बातें करते थे। फिर आज बातें करते, मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी। पहले मैं किताब पढ़ने में मुझे काफ़ी परेशानियां होती थी, लेकिन निरंतर अभ्यास के माध्यम से, निरंतर प्रयास अभ्यास से मुझे धीरे धीरे किताबें मैं बखूबी रूप से बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ने लगी। और इस तरह से दिक्कत लेकिन धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता और किताब पढ़ने में मेरी रुचि लगने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ रही हो? क्या तुम जो किताब ले गई थी उसे भली बात ठीक ठाक ढंग से पढ़ रहे हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ। वह बोले कि मैं तुम्हें एक चीज़ और दे रहा हूँ। इसके बाद से मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई कि अब कौन सी चीज़ें यह देंगे पढ़ने के लिए, एक तो मैं पढ़ ही रही हूँ। तुम इसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा भी एक काम है। इसका इस्तेमाल करना, इसका प्रयोग करना, समझना कि यह भी मेरा ही एक काम है। फिर होता क्या है, देते क्या है? मैंने पूछा कौन सी चीज़? तातुस ने अपनी लेखनी की टेबल के ड्रॉर से, अपनी लेखनी जहाँ लिखने का जो उनका टेबल है वहाँ के ड्रॉर से एक पेन और कापी निकाली। एक पेन निकालते हैं और एक कापी निकालते हैं और बोले इस कापी से तुम लिखना, इस कापी से तुम लिखना, और लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। तुम लिखने को अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। मैंने जब उससे पूछा क्या लिखूं, तो वह कहे कि लिखने को कुछ भी लिख सकती हो, और लिखने को यहाँ तक तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की, होश संभालने के बाद अब तक जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कापी में थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कापी हाथ में लिए मैं सोचने लगी। मैं पेन और कापी हाथ में लिए थी और सोच रही थी, सोचने लगी थी कि अब इस तरह से उनके जीवन में एक नए आयाम की शुरुआत होती है। तातुस के द्वारा बेबी हवलदार को पढ़ने का मौका दिया जाता है। यह अपने आप में एक अलग मिसाल कायम करती है कि बेबी हवलदार ये बताने का प्रयास करती कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत से काम कराने वाले लोग आए जो अपने माध्यम से अपने घरों का काम तो कराते थे, लेकिन कभी भी हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं देते थे। और आज तातुस एक ऐसे हैं जो अपने घरों के काम के साथ साथ मुझे पढ़ने लिखने की भी आज़ादी दे रहे हैं। पेन और कापी हाथ में लिए मैं सोचने लगी इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी और कितना गलत कितना सही। मैं सोचने लगी कि मैं कितना सही लिखूंगी कितना गलत लिखूंगी, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। और इस तरह से जो लिखूंगी वो कितना गलत कितना सही। तातुस ने पूछा क्यों, क्या होगा?
क्या सोच रही हो, किस सोच में पड़ी हुई हो। मैं सोचने लगी, मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं, लिख सकूंगी कि नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। प्रयास करने वाला हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों में सफल होता है। तुम भी यदि सही ढंग से प्रयास करोगे तो जरूर तुम लिख सकती हो। क्यों नहीं लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी। जैसे बने वैसे लिखना, जैसे लिख सको वैसे लिखने का प्रयास करना। पेन और कापी मैं घर गई और मैं पेन और कापी लेकर मैं घर गए और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। उसी दिन से लिखने का काम भी शुरुआत कर दिया। लिखती, वह किताब भी पढ़ती, वह किताब भी मैं पढ़ती। सवेरे काम पर आती, सवेरे सवेरे काम पर भी आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, कुछ लिखा या नहीं। यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते। जब मैं कहती हाँ मैंने रात को लिखा तो बहुत कुछ खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। और इस तरह से वह कहते, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और बना रहेगा। ये तुम इसी तरह से मेरी बात मानती रहो और लिखने का अभ्यास करती रहो। किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती। किसी दिन लेखिका कहते हैं कि लिखते पढ़ते किसी दिन इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी चुके होते, तब तक आसपास के लोग एक नींद सो भी हो चुके होते। और इस तरह से नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हूँ। वे लोग काफ़ी हैरान हो जाते, उनकी जब नींद टूटती रात को तो देखते कि मैं जगी हुई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, सवेरे कोई न कोई मुझसे पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो, बताओ अब तुम इतना लिखती पढ़ती क्या रहती हो। मैं कहती, ओह कुछ भी तो नहीं। मैं कहती, ओह आप झूठे में परेशान हो रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं लिख पढ़ रही हूँ। मुझे तो उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, मुझे तो उन लोगों की विचारधारा भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर वहाँ कुछ असुविधाएँ भी थी, वहाँ कुछ असुविधाएँ भी थी जिसके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी, जिसके कारण मैं वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी, सब समयों पर मैं यही सोचा करती थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी जिससे उससे अच्छी जगह और कहाँ मिल सकती है। जहाँ पानी की असुविधा थी वहाँ पर क्या थी, क्यों अपना मकान छोड़ना चाहती, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, ज़्यादा उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। लेखिका जहाँ रहती थी वहाँ पानी की असुविधा थी, पानी समय से नहीं मिल पाते थे। साथ ही साथ 4 घरों के बीच में एक ही शौचालय था, बाथरूम था। इस तरह से दैनिक क्रिया और नहान स्नान ध्यान भी समय से नहीं हो पाते थे। बाथरूम की असुविधा भी थी, 4 घरों के बीच में बाथरूम एक ही था और इस तरह से एक ही बाथरूम से ही सभी लोग अपने काम चलाते थे। तो इस तरह से लेखिका जो है तातुस के घरों में इस तरह से उन्हें समय मिलता है कि वह पढ़ने लिखने के साथ साथ वह उस नए मकान को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ का किराया किसी मकान के समान हो और साथ ही साथ जो पानी की ऐसी किल्लत है, असुविधा है, वह भी असुविधा न हो। साथ ही साथ वह भी यह सोचती हैं कि जो कई घरों के बीच में एक ही बाथरूम है, वह बाथरूम की भी समस्या न हो। इस तरह से वह नए मकान को भी ढूंढने का प्रयास करती है।